हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन। पीछे जो ओल्ड एनसीईआरटी वर्जन था उसके अंदर दे रखी थी, लेकिन अभी हमारे पास जो अमेंडेड सिलेबस है उसके बाद हम यूनिट नंबर 1 की फॉर्म में सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। और ये +2 की एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है। यदि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। तो चलिए हम यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि मैं आपके जितने कंसेप्ट हैं, वो चाहे नीट के हों बोर्ड के हों, उनको ज़रूर क्लियर करूंगा। तो चलिए हम यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन को हमने स्टार्ट किया है, और इसके अंदर जो हमारा मेजर पार्ट रहेगा वो हम लेके चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी +1 क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर भी पढ़ चुके होते हैं। तो चलिए हम वही +1 का जो कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट, उसी का एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, लेकिन हम इस पार्ट पे आते हैं। तो उससे पहले हम यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 1 जो है हमारे पास सॉल्यूशन, उसके बारे में आते हैं। अब जो बोर्ड ने अपना लेटेस्ट सिलेबस जो जारी किया है, उसके अंदर हमारे पास ये पार्ट रहा है। अगर आप थ्योरी को देखें ध्यान से, तो थ्योरी के अंदर इस पार्ट में 24-25 की थ्योरी के अंदर ये चैप्टर आपके पास है। फर्स्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलोल्केन, हेलोएरिन्स, एल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन एंड बायोमोलिक्यूल्स। पहले लगभग 15 यूनिट्स होती थी, और अब हमारे पास सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। वेटेज भी अगर हम देखें, तो ये जो 3 यूनिट्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर द बिलोंगिंग फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि यहाँ हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, कैलकुलेशंस की बात करें, वो पार्ट है। बायो का स्टूडेंट लगभग ये देखता है कितने न्यूमेरिकल्स होंगे, कितने कैलकुलेशंस होगी। तो ये 3 यूनिट्स हैं जिनके अंदर आप न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। और उसके बाद डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो ये पार्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसके अंदर कंसेप्ट वर्क करते हैं। और ये हमारे पास ऑर्गेनिक का जो है कि वेरी इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तो देखा जाए तो 50% हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और रिमेनिंग 50% जो है वो फिजिकल है, जिसमें से 25% फिजिकल, और देखा जाए बल्कि 25% नहीं, 15% फिजिकल की भागीदारी होती है। और क्योंकि इन दोनों के मार्क्स जो हैं 24 हैं, और यहाँ जो मार्क्स हैं वो 22 हैं, तो अप्रोक्सीमेट 25-25% है मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग देखे तो हम। और ये अपने पास 50% मतलब 35 मार्क्स को कवर करेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो हम सबसे पहले इस सेक्शन को शुरू करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को। इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, और एक थर्ड यूनिट बचेगी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो चलिए आगे हम इस पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर सिलेबस की अगर हम बात करें, तो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है और नीट जेई मेंस दोनों का सिलेबस जो एनटीए ने अपनी सर्कुलर के अंदर जारी किया है, दोनों के सिलेबस में 1% भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। टॉपिक्स को थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, यहाँ टॉपिक को ब्रीफ कर रखा है, यहाँ सिर्फ हेडिंग दे रखी है। इसका मतलब है यदि हम सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को प्रॉपर करते हैं, तो कहीं नहीं लगता कि भी हमें कहीं दिक्कत होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। मैं आर्टिकल वाइज एक बार पॉइंट बता देता हूँ। 2.1 आर्टिकल, अब जो लेटेस्ट बुक आई है उनके अंदर इसको 1.1 लिखा जाता है, और ओल्ड वर्जन में 2.1, क्योंकि सेकंड यूनिट थी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 2.2 आर्टिकल एनसीईआरटी में, हेडिंग है एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज, ये सारे फैक्टर्स हम इसके अंदर 2.2 आर्टिकल में स्टडी करते हैं। नाउ 2.3 आर्टिकल्स solubility है, and it have further 2 articles, 2.31 solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid। ये 2.3 आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम आगे बात करें, 2.4 आर्टिकल्स की बात करें,
तो इसमें हम वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं। वेपर प्रेशर्स की फर्दर इसकी 3 टाइप्स हो जाती हैं। पहली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करता है, उसके बाद अगले पार्ट में हमारे पास 2.42 में राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ की बात करता है, और ये सॉलिड एंड लिक्विड की बात करता है। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। 2.4 आर्टिकल्स के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2.5 आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एंड इट हैव द फर्दर 2 टाइप्स, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल। एंड 2.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पूरी यूनिट एक तरफ और ये पार्ट एक तरफ। ये मानो कि 100% बोर्ड के अंदर तो 101% इसके अंदर क्वेश्चन आता है। यदि हम कंपटीशन की बात करें नीट एंड जेई की, तो डेफिनेट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। देयर आर द 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक। बेसिकली तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक ऑस्मोटिक के साथ हम रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन कंसेप्ट जो है वो लेके चलते हैं, जिसके ऊपर हमसे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। एंड लास्ट वन के ऊपर आते हैं 2.7। काफ़ी समय तक ये सिलेबस से बाहर था, लेकिन अब ये टॉपिक ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। आई होप कि आप सभी ये अपनी जो यूनिट शुरू करेंगे उसके फ्रंट पेज पे इन टॉपिक्स को नोट कर लें और आपको क्लियर हो कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट आर्टिकल से शुरुआत करते हैं, और उसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस यूनिट में जो वर्ड दिया गया है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर जनरल डेफिनेशन देखी जाएगी तो क्या होता है, हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है ए एंड बी, बट प्रॉपर्टी इज देयर बोथ आर नॉन रिएक्टिंग। ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे। यदि एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, they are react to each other, then it will form a third product. But when these A and B, when 2 or more chemically non-reacting substance are mixed together, if we are mixing together, then we are getting a third component C, and this C form a homogeneous mixture. Now what do you understand by the homogeneous? Homogeneous mixture means, we can understand by taking an example. If we are taking sugar and mix with water, and we are getting sugar solution, तो सुगर सॉल्यूशन जो होता है आफ्टर मिक्सिंग द मेकिंग ए सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशंस के अंदर अगर हमसे कोई कहे कि आप शुगर का पार्टिकल बताइए, तो हम नहीं बता पाएंगे। वाटर का पार्टिकल बताइए, नहीं बता पाएंगे। होमोजीनियस का मतलब है, होमो मीन्स सेम, और जीनियस का मतलब है फेज। इट मीन्स या तो फेज सेम हो, या हम सोल्यूट एंड सोलवेंट के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, is called a solution. It means when 2 non-reacting species, 2 and more than 2, mixing and both have the non-reacting property, we are get a homogeneous mixture, that is called solution. That's I think कि आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हम आगे देखें सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने देखा कि 2 यदि कंपोनेंट लेके चलते हैं हम, इफ यू आर टेकिंग 2 कंपोनेंट्स, 2 chemicals, then it is known as the binary solutions. Similarly, if you are taking 3, that is known as the ternary, 4 it is known as the quaternary, and so on. Next अगर हम कंक्लूजन देखें, इसका वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है हमारे पास, इफ यू आर मेकिंग ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, देन सॉल्यूशन इज मेक्ड बाय सोल्यूट एंड solvent. It is a combination of solute and solvent. तो हमसे कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द बाइनरी, तो आई थिंक आप बता सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। इफ टर्नरी, इट मीन्स 2 सोल्यूट भी हो सकते हैं, एक सोलवेंट हो सकता है, या एक हमारे पास सोल्यूट हो सकता है, 2 सोलवेंट हो सकते हैं। इस तरह से हम इसके अंदर बता सकते हैं। आगे अगर हम इस पॉइंट में बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर एक की अमाउंट लेस होती है,
जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, इफ यू आर मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन, ये एक जनरल से एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसको लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। शुगर सॉल्यूशन में हमने शुगर ली, शिकंजी तो आपने बनाई होगी, एंड वाटर लिया। तो जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर की अमाउंट हमेशा कैसी लेते हैं आप? लेस लेते हैं। और इसकी अमाउंट आपके पास कैसी होती है? मोर होती है। तो कहते हैं कि जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो लेसर अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। तो इस यूनिट के अंदर दो टर्म्स आपके पास आएंगी बार बार, एक सोल्यूट और एक दूसरी टर्म क्या आएगी? सोलवेंट। तो अपना ब्रेन बिल्कुल सेट रखें कि जिसकी अमाउंट लेस होगी दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जिसकी अमाउंट मोर होगी दैट इज कॉल्ड सोलवेंट। यदि हम इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं तो यही दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं और जो काफ़ी पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर हमसे एग्जाम के अंदर। तो हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के फ्रंट पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, और यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। एग्जाम्पल 1 की बात करें हम, तो कहता है कि ब्रास मिक्सचर होता है किसका? कॉपर एंड जिंक का। अगर आप देख पा रहे हैं, ब्रास अपनी कॉमन भाषा में इसको पीतल कहा जाता है। पीतल की घंटियां मंदिर के अंदर लगी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो मिक्सचर किसका होता है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। यदि हम एग्जाम्पल देखें जर्मन सिल्वर का, तो जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं होता, अब तो इसका सिल्वर शब्द हटा दिया है, लेकिन सिल्वर जैसा होता है। तो ये मिक्सचर किसका होता है? कॉपर का होता है, जिंक का होता है, और इसके अंदर एक वर्ड और जुड़ जाता है, निकल। याद रखने के लिए देखो, आप लोग ध्यान रखो, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, और इसके अंदर एक वर्ड आ गया निकल। ये निकल ही इसको सिल्वरी नेचर देता है। अगला आता है हमारे पास ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल का नाम सुना होगा। और ब्रॉन्ज जो होता है वो कांस्य कहते हैं, गोल्ड जैसा दिखाई देता है, आपके घर के अंदर बर्तन भी होते हैं। तो ये मिक्सचर किसका होता है? कॉपर का होता है, और इसके साथ आ जाता है टिन। तो यदि हमें इसके अंदर याद रखना है तो आप ध्यान रखें, तीनों के अंदर हम कॉपर का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर यदि जिंक जिंक और प्लस निकल कर दिया जाए तो जर्मन सिल्वर, और इसके साथ टिन कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है? ब्रॉन्ज हो जाता है, कांस्य हो जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपका काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है, तो हम इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बनने की संभावना रहती है। एग्जाम्पल 2 की बात करें हम, ये भी एक अच्छा खासा कंसेप्ट है जो कि पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर बेस्ड होता है, पीपीएम जिसको हम बोलते हैं। यदि वाटर के अंदर 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं तो ये टूथ डीके को रोकते हैं, ना तो वो खराब नहीं होने देते। यदि ये 1.5 वैल्यू हो जाती है तो टूथ जो है मोटल्ड हो जाते हैं। एंड हाई कंसंट्रेशन यदि फ्लोराइड के अंदर हो जाए तो ये पॉइजनस हो सकता है। जैसे सोडियम फ्लोराइड, आप लोगों को बता देता हूँ, फ्लोराइड का एक मेंबर होता है। सोडियम फ्लोराइड रेड पॉइजन के अंदर यूज किया जाता है। तो यदि इसकी कंसंट्रेशन 1 पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 पार्ट है तो टूथ डीके होगा। और हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड्स की जो है वो पॉइजनस होती है। टूथ मोल्टेड शब्द कहा है हमने, तो ये टूथ मोल्टेड क्या होता है? इस पार्ट को अगर हम देखें तो दांत जो है वो इस तरह से हो जाते हैं, वो मोल्टेड बोलते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं टूथ मोल्टेड। तो यहाँ से हमारे पास टूथ जो है वो मोल्ड स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टूथ मोल्टेड पार्ट। यदि हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं, तो अगला टॉपिक हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल आता है 1.1, क्योंकि यूनिट फर्स्ट यूनिट है, एंड दैट इज कॉल्ड 1.1। और यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिकल आता है एनसीईआरटी का, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट लिए, वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन दीज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स देन वी आर गेटिंग ए सॉल्यूशन। तो सो वी आर गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ एग्जामिनर हमसे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट को पूछ सकता है, सॉल्यूशन देके पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से कीजिए, एनसीईआरटी के अंदर ही हमारा पार्ट दे रखा है। तो हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो गैसियस सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर गैस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास मिक्सचर होता है किसकी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन्वायरमेंटल गैसेस का। इन दोनों गैस को अगर हम मिक्स कर दें देन वी आर गेटिंग गैसियस सॉल्यूशन।
यदि सोल्यूट हमारे पास लिक्विड है लेस अमाउंट में और सोल्वेंट हमारे पास गैस है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस इसका बेस्ट एग्जांपल है। यदि सोल्यूट सॉलिड है और सोल्वेंट गैस है, मतलब ये लेस अमाउंट सॉलिड है, ये गैस है, तो कैम्फर जो होता है कपूर, यदि उसको नाइट्रोजन के अंदर मिक्स कर दें तो इसका बेस्ट एग्जांपल। सेकंड लेते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। गैस प्लस लिक्विड इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। लिक्विड लिक्विड यदि दोनों को मिक्स कर दें हम, देन वी आर गेटिंग इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड और लिक्विड के अंदर मिक्स कर दें, ये लेस अमाउंट में है, ये ज़्यादा है, तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ऐसे ही यदि हम सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आते हैं तो गैस लेस अमाउंट में, सॉलिड एक्सेस अमाउंट में, तो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर, पैलेडियम पैलेडियम होता है उसके सरफेस के ऊपर इस तरह से चिपक जाती है, तो इसकी अमाउंट मोर होती है और इसकी अमाउंट लेस होती है। सरफेस केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट आता है हमारे पास। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड लेस है, सॉलिड मोर है। अमलगम, मरकरी यदि मिक्स की जाती है, मरकरी का सॉल्यूशन मिक्स किया जाता बनाया जाता है तो सॉल्यूशन को अमलगम बोलते हैं इसको। और यदि हम बात करें सॉलिड सॉलिड दोनों को मिक्स कर दें तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्पल में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर इस पार्ट से हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वहां से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि हम आर्टिकल 1.2 की बात करें, और 1.2 जो है हमारे पास है एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसेप्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पास दिमाग में आता है ये आर्टिकल है क्या। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और वाटर है, इसमें भी हमारे पास सॉल्वेंट है, इसको हम वाटर कह सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 ग्राम शुगर ऐड की और इसके अंदर हमने 10 ग्राम शुगर ऐड की। तो यदि आपसे पूछे कितनी शुगर ऐड की तो आप बता देंगे इसके अंदर 2 ग्राम है, इसके अंदर 10 ग्राम। यदि आपसे पूछे इन दोनों में से मीठा कौन सा है, स्वीट कौन सा है, तो आप बताएंगे ए और बी में से बी इज मोर स्वीट। बट आपसे ये पूछ लिया जाए कितना स्वीट है, कितना मीठा है, तो उसका आपके पास जवाब नहीं है। यहीं से एक टर्म निकल के आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हिंदी में सांद्रता कहते हैं और इसका मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। कहते हैं किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, यही कंसंट्रेशन वर्ड कहलाता है। कितना सोल्यूट डला हुआ है, तो कितना मीठा है कितना खट्टा है, इसको बताने के लिए अलग अलग टर्म्स लेते हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये टर्म्स हैं। यदि हम लिखते हैं ये 1n है, ये 2n है, तो हमें पता लग जाएगा ये इतना मीठा है, ये इतना खट्टा है, ये इतना कड़वा है, इतना तीखा है। इनको बताने के लिए ही हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो वी आर गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ टर्म, one is called diluted solution and second is called concentrated solution. Now what do you understand by the dilute solution, in which relatively a small amount of solute is dissolved in large amount of solvent। कहता है solvent ज्यादा हो और solute कम हो, that solution is called dilute solution। हमारे पास बहुत बड़ा बर्तन है, मान लीजिए इतना बड़ा बर्तन है, उसके अंदर वाटर डला हुआ है और उसके अंदर माइनर से अगर हम शुगर ऐड कर दें 1-2 ग्राम, दैट इज कॉल्ड शुगर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और इसके अंदर हम एक्सेस अमाउंट में हम सोल्यूट ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और एक्सेस अमाउंट में इसके अंदर अगर हम सोल्यूट ऐड कर दें, लार्ज अमाउंट में हम सोल्यूट ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपकी क्लियर होंगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। यदि हम आगे इसी पार्ट में देखते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं या जिससे कंसंट्रेशन एक्सप्लेन की जाती है। तो फर्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी,
जिसके बारे में स्टडी करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल N मोलरिटी, कैपिटल M फॉर्मेलिटी, कैपिटल F मोलिलिटी स्मॉल m। यदि मोलरिटी है, रिटी है, देन इट इज नोटेड बाय कैपिटल M एंड मोलिलिटी इट इज नोटेड बाय द स्मॉल m। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जिसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और परसेंटेज लेते हैं हम 3 टाइप्स की, W/W, V/V एंड W/V। नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज कॉल्ड ppm एंड मोल फ्रैक्शन। दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे, उनके फॉर्मूले के बारे में, और साथ में इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको लगाएंगे हम। तो चलिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी। यदि हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर डेफिनेशन आती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, दो शब्द आते हैं, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। या डेफिनेशन दे सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट, हम कहीं भी हमारे पास ये कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि +1 के अंदर इस कंसेप्ट को हम देखते हैं, और यदि इस कंसेप्ट की डिटेल आप देखना चाहते हैं तो अपनी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है, उसके अंदर जाके ग्राम इक्विवेलेंट को हम डेप्थ में जाकर देख सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम किस तरह से देखते हैं, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। यदि कहता है ग्राम इक्विवेलेंट आपको देखना है इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस, टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस, यदि हमें एसिड दे रखी है या बेस दे रखा है, उसकी टर्म्स में हम कैसे देखते हैं। तो एसिड के रिस्पेक्ट में तो हम OH आयन देखते हैं, और बेस के रिस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं, H आयन देखते हैं। ठीक है, सॉरी, एसिड के रिस्पेक्ट एसिड जहाँ H आयन डिनोट करती हो, और बेस में हमारे पास क्या आते हैं, OH आयन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास H2SO4 है। यदि कोई हमसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट बताओ कि H2SO4 का क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास मोलिकुलर मास अपॉन N फैक्टर, ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का फैक्टर, ये होता है मोलिकुलर मास अपॉन N फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब इक्विवेलेंट फैक्टर वेट समझ में आ जाता है तभी हम ग्राम इक्विवेलेंट समझ पाएंगे। तो H2SO4 का एक मोलिकुलर मास होता है 98, H आयन कितने हुए इसके अंदर, H2SO4 में 2, तो हमने 2 से डिवाइड किया, दैट इज 49 हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। यदि इसी तरह से हम बेस का एग्जांपल लें, NaL सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मोलिकुलर मास 40 होता है, और OH आयन कितना होगा इसका, 1 होगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट वेट हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये बहुत बार एग्जाम में मिलेगा। तो फॉस्फोरिक के मेंबर जब भी बनाए जाते हैं तो ये सेंट्रलाइज पार्ट होता है। अब ऑक्सीजन 4 है तो 1 2 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन 3 है तो हम 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगाएंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड में जो टेंडेंसी होती है बेसिसिटी की, वो इसकी ये होती है कि H आयन डिनोट कर देती है, तो यहाँ N फैक्टर कितना हो जाता है, 3, क्योंकि एक H आयन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। फॉस्फोरिक एसिड हमेशा OH बॉन्ड में ही H आयन देती है, यदि H डायरेक्ट कनेक्टेड है तो नहीं मिलेगा। ऐसे यदि हमारे पास H3PO3 है, फॉस्फोरस, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये हम पी ब्लॉक जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर ये कंसेप्ट ग्रुप 15 में आता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास P डबल बॉन्ड O, कितने O है, 3 है, तो 1 2 3, और H कितने 3 है, तो 1 2 और 3। तो यहाँ H आयन यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, तो N फैक्टर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए। इस तरह से हम N फैक्टर निकाल के और मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दें, देन वी आर गेटिंग द इक्विवेलेंट वेट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट यदि आपको आता है तो ग्राम इक्विवेलेंट आप आसानी से बता सकते हो। चलिए,
एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि ये होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहता कोई सॉल्यूशन है 500 ml सॉल्यूशन में, तो फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहता है उस सॉल्यूशन की आप क्या बतानी है, आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। देखो नॉर्मेलिटी बताने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए और वॉल्यूम मिल जाए, तो हम इसी फॉर्मूले को यदि लें, यहाँ इस टॉपिक के अंदर आपको दो फॉर्मूले बताए गए हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। यदि मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मतलब आपको कंपल्सरी नहीं कि इसी पॉइंट को ही आपको करना है, जैसे आपको इजी लगे वहां से आप इस पॉइंट को कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से पहले हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें पता है मोलिकुलर मास, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए डिवाइडेड अपॉन किससे करते हैं हम, एन फैक्टर से डिवाइडेड करते हैं। तो इसका मोलिकुलर मास कितना है, 98 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड 49। 49 हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। स्टेप टू में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जो सोल्यूट है उसका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जो हमारे पास इक्विवेलेंट गिवन मास कितना दे रखा है 9.8, और इक्विवेलेंट मास हमें कितना दे रखा है 49, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो गिवन मास है, तो गिवन मास हमारे पास 9.8 ग्राम था, इक्विवेलेंट मास कितना है 49, 0.2 आ गया। अब जो स्टेप थ्री है उसके अंदर आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टेप थ्री में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन की वॉल्यूम ml में दे रखी है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.2, और वॉल्यूम कितने है हमारे पास 500, इनटू क्या हो जाएगा 1000, तो ये अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 एन। इस तरह से हम इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने फॉर्मूला नंबर वन नॉर्मेलिटी के लिए इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर टू। नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है उसी को सेम न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यदि आप सेम न्यूमेरिकल्स में उसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो चलिए किस तरह से हम करेंगे। न्यूमेरिकल हम सेम रखते हैं जैसे हमने दे रखा था, तो फॉर्मूला फॉर्मूला चेंज करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं नॉर्मेलिटी को किस तरह से करेंगे। हमने उठाया और इस फॉर्मूले को सीधा लिख दिया। अपने पास फॉर्मूला आंसर आया था 0.4 n। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट रखा इस फॉर्मूले को, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर टू की बात कर रहा हूँ मैं, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट। यदि आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं समझना है, नहीं निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आ जाओ, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाओ इक्विवेलेंट मास, ये भी ग्राम में होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि आप पहले वाले स्टेप्स में नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर आ जाओ। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 9.8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला 49, वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 500, क्योंकि लीटर में नहीं, ये ml में। यदि ये ml में, या तो इसको लीटर में बदलो या 1000 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2। तो ओवरऑल हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो 0.4 एन, ये फैक्टर है। तो आई होप आप किसी भी एंगल से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर नॉर्मेलिटी इन दोनों फॉर्मूले से कहीं भी बताएं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको आना
जरूरी है। अगली टर्म पे अगर हम चलते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मोलरिटी। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म है। और इस टर्म के ऊपर अगर हम बात करें तो मोलरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन में ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के अंदर यदि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम से, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ लीटर। लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यदि ये ml में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई, मोल्स को n से, और वॉल्यूम को हमने इस तरह से लीटर से डिनोट किया। यदि इस एस्पेक्ट में हम न्यूमेरिकली इस पॉइंट को देखना चाहें तो इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिलेशनशिप जानना चाहेंगे। आखिर मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशनशिप है, आखिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो चलिए, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है। आगे एक हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नॉर्मलिटी के केस में जो स्ट्रेंथ होती है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि मोलरिटी में मोलर मास लेके चलते हैं, वहाँ इक्विवेलेंट मास लेके चलते हैं। तो इन दोनों को देखा जाए तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दोनों में ये होता है, यदि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो वी कैन राइट, इनको लिख सकते हैं दोनों के इक्वल। और यहाँ से हम नॉर्मलिटी यदि फाइंड आउट करते हैं तो ये टर्म्स इसके नीचे आ जाएगी, और हमारे पास ये आ जाता है। इक्विवेलेंट मास में पहले पढ़ा चुका हूँ कि मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या फिर हम एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा ये जो नीचे की तरफ एन फैक्टर था ये ऊपर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। मतलब हम नरेंद्र मोदी से याद रख सकते हैं, वैसे भूल जाए हम ये एम किस तरफ आता है, तो नरेंद्र मोदी इनटू एन फैक्टर लगा दें तो ये रिलेशन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आया कैसे ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन ये आपको याद रहना ही चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, अभी जो हमने प्रॉब्लम की है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। और आपके पास सामने प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। कहता है कि इफ 0.4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 40 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमें इस सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें दोनों फाइंड आउट करनी है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी या फिर इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोलरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट में आती है। तो हम इनका सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। यदि हमने मोलरिटी फाइंड आउट की, पहले हम मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला रखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे हमने रख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो मोल है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मोल क्या होता है, गिवन मास, और अपॉन क्या लेते हैं, मोलिकुलर मास लेते हैं, या डायरेक्ट मोल रख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास हमारे पास कितना है 4, और इसका कितना हो जाएगा 40। तो इसको 4/40, तो यहाँ देखो मास 0.4, मोलिकुलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 40 ml दे ही रखी थी, हमारे पास मोलरिटी आएगी ये। नॉर्मलिटी निकालने के लिए भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 0.4। इक्विवेलेंट वेट अगर NaOH का निकालोगे तो OH 1 है, तो यहाँ कितना होगा 40/1 इज इक्वल टू 40। और यहाँ भी वैल्यू हमने जैसे रखी तो हमारे पास आया 0.25। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो नरेंद्र मोदी फैक्टर से, क्योंकि मोलरिटी हमारे पास 0.25 आई है, और एन फैक्टर OH के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 आएगा, तो भी हमारे पास नॉर्मलिटी यही आने वाली है। तो आई होप कि जो आपने दो टर्म समझी हैं उससे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम और प्रॉब्लम्स लेते हैं इस कंसेप्ट को और थोड़ी डिटेल में समझने के लिए। अभी आपको इसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है S3PO4। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस एस्पेक्ट के बारे में बताया था। तो हमारे पास इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो तो हमने अपने अकॉर्डिंग लिया, लेकिन मेन मुद्दा है कि ये एन फैक्टर आया कैसे। तो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था
फॉस्फोरिक एसिड का कभी भी स्ट्रक्चर आता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है हमेशा, जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे डिजाइन करो। मेन तो ऐसे डिजाइन कर लो इसको 5 वैलेंसी के साथ। अब देखो इसके साथ ऑक्सीजन कितनी है, तो इस फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। एच आइन कितने, 3 है, तो 3 एच आइन इसके साथ लगाओ। और जो एन फैक्टर आता है वो हमेशा ओ एच आयन से आता है, मतलब ओ एच ये जुड़े होते हैं, यही अपनी बेसिसिटी बताते हैं, तो यहाँ से डिसोसिएट होने के चांस होते हैं। यदि डायरेक्ट इस तरह से एच जुड़ा हो तो उस कंडीशन में एच की वैल्यू डिसोसिएट नहीं होगी, डायरेक्ट बॉन्डेड होता है। तो यहाँ एन फैक्टर कितने बन सकते हैं हमारे पास, 3 एन फैक्टर बन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ 3 रखा और अपने पास 4.5 एन की वैल्यू आई है। यदि हम आगे प्रॉब्लम देखें इसमें, तो हमारे पास ये है, कहता है फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml। यदि हमें नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, N/7 H2SO4 नॉर्मलिटी हमें दे रखी है, तो सेम जैसे हमने पीछे किया था उसी फैक्टर्स को हम फॉलो करेंगे। और हमने नॉर्मलिटी का तुरंत फॉर्मूला रखा, मास इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना दे रखा है ये तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मास, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। इन 150 वॉल्यूम कितनी होगी, 150 होगी, तो वॉल्यूम हम कितने रख देंगे, 150 रख देंगे। न्यूमेरिकल्स की खास बात होती है, सबसे पहले फॉर्मूला रखो, फिर ये देखो फाइंड आउट क्या करना है आपको, फिर दे क्या क्या रखा है। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास हमने पता है कि मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, और ये हमारे पास 49, तो ये अपने पास 49 आ जाएगा। आगे N/7, इसका मतलब N की वैल्यू 1/7 या N/7 रख दो। जब ये सारे फैक्टर्स हमें दे रखे हैं तो हमें मास फाइंड आउट करना है। मास को यहीं रहने देंगे, बाकी सभी उधर चले जाएंगे, तो ये दोनों जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट, N और वॉल्यूम तीनों मल्टीप्लाई हो गए। तीनों की वैल्यू हमने जैसे पुट की तो हमारे पास आंसर ये आया। याद रखें, यदि ml में दे रखा है तो यहाँ लीटर न लेके इसको सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। 2 टर्म्स मैंने समझाई है, और दोनों टर्म्स से रिलेट मैं प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएं। एक हमारे पास अगली प्रॉब्लम दे रखी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। ये सेंटीमीटर क्यूब शब्द जो दिया है मैं आगे आपको एक और बताऊंगा। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब भी ml होता है। ये अभी हम इसके लेक्चर में पहुंचेंगे उस टाइम पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आई होप ये आराम से आपने कर दिया होगा और इस एस्पेक्ट को आपने समझ भी लिया होगा कि भाई नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। 100 सेंटीमीटर क्यूब हमें सॉल्यूशन दे रखा है, 2 ग्राम NaOH हमें डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, तो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का हमने फॉर्मूला लगाया। जब हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास गिवन मास कितना है, 2 ग्राम है। इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40 आएगा। जैसे इस वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक नई टर्म आती है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। इस टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। यदि हमारे पास कंपाउंड आयनिक दे रखा है तो उस कंडीशन में हम फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट। ये ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट, वहां हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ क्या लिखते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला मास आता है, ये फॉर्मूला मास क्या है, नॉर्मलिटी के अंदर हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं हम, फॉर्मूला मास लेते हैं। तो फॉर्मूला मास एक्चुअल में जो उसका मोलिकुलर मास होता है इन्हीं कंपाउंड का, जैसे NaCl है, NaCl का यदि हमसे फॉर्मूला मास पूछा जाए तो सोडियम की वैल्यू जो मोलिकुलर मास 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो यदि देखा जाए तो ये हमारे पास 58.5 है, ये NaCl का क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ये फॉर्मूला मास होता है, इसको उठा के यहाँ रख दो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख दो।
तो हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत कम चांस होते हैं इस आर्टिकल पे क्वेश्चन आने के, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। अगली टर्म हमारे पास आती है मोलिलिटी, और मोलिलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और यहाँ भी सेम सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूट। वहां क्या आता था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ था 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। दोनों में फर्क है। मोलिलिटी में सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं, और मोलिलिटी में हम सोलवेंट में करते हैं, और 1000 ग्राम के अंदर इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वही है कि मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिजोल्व पर लीटर, या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या इसको ग्राम में लेके चलते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये सारी टर्म्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी टर्म्स हम +1 में भी हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, और उनको हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं। बस सिर्फ एक तरह से फास्ट हम रिवीजन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो है इसको लेकर ज़्यादा टेंस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेकर हम। और इसी पॉइंट में हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है, मोलिलिटी के बाद अगला फैक्टर अपने पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। सामान्य सामान्य टर्म्स हैं, यदि एक बार हम इनको याद कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा ही। अभी तक हमने नहीं लिखा है तो इनके नोट्स बना लें, फिर इसको जैसे यूज करेंगे तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स आराम से कवर हो जाएंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ को अगर थोड़ा सा देखें तो कहता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सोल्यूट का कहता है मास ग्राम में हो, और इससे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मास डिजोल्व होगा उसको उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे। स्ट्रेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं, ग्राम के अंदर लेते हैं, ये वॉल्यूम लेके चलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है, यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी में निकालें तो मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नॉर्मलिटी में निकालें तो हमारे पास नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। हमने पीछे भी रिलेशन निकाली थी नॉर्मलिटी मोलरिटी में, तब हमने स्ट्रेंथ को इस तरह से लिया था। तो ये हमें याद रखना होगा, और कोई चारा नहीं है। चलिए, कहता है परसेंटेज को, कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं या किस तरह से करते हैं, तो ये पार्ट है। तो इसमें पहली परसेंटेज आती है W/W। W/W यहाँ मैं एक थोड़ा सा आपको ट्रिकी मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आप लंबे समय तक इस चीज को याद रख सकते हो। यदि हमें W/W दे रखा है, V/V दे रखा है, और W/V दे रखा है, मैं तीनों टर्म्स को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है सोल्यूट, और जो नीचे का पार्ट होता है ये होता है हमारे पास सॉल्वेंट। ऐसे ही तो W/W का मतलब है, यदि हमें 10% W/W कहा जाए तो इसका मतलब है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसका मतलब 10 ग्राम तो सोल्यूट है। और जो नीचे वाला W है ये किसको बताता है, ये सॉल्यूशन को बताता है हमेशा। तो जो नीचे सॉल्वेंट होता है उसी फॉर्मेट में सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट देखो, सोल्यूट ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है, तो सॉल्यूशन भी हमारे पास ग्राम में होगा। और ग्राम में होगा तो ये बताइए, यदि ये 100 ग्राम हो जाए, परसेंट का मतलब 100 ग्राम होता है, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ 90 ग्राम लिखा जाएगा। फिर से देखिए, W/W का मतलब है कि सोल्यूट ग्राम में, और सॉल्यूशन भी ग्राम में होता है, और जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम में, तीनों टर्म्स ग्राम में रहेंगे। जो इसका नेचर होता है ये ग्राम में है, तो वही नेचर इसका सॉल्यूशन का होता है, ये भी ग्राम में होता है। ये 10 ग्राम दे रखा है तो ये कितना दे रखा है हमें, 90 ग्राम। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम लेने के लिए हमें इसको 90 रखना होगा। यदि यही बात 10% V/V में लिखी जाए तो क्या होगा, V का मतलब है 10 ml, और सॉल्यूशन है वो भी ml में होगा, लेकिन वो कितना होगा, 100 ml होगा। तो बताइए यहाँ कितना ml रखा जाए कि 100 आ जाए, तो हम 90 ml रखेंगे। यदि यही पॉइंट लिखा जाए 10% W/V, तो इसका मतलब है W मतलब ये ग्राम में होगा, तो ये होगा 10 ग्राम। और नीचे जो सॉल्यूशन है वो ml में आएगा क्योंकि V में है, ये आएगा 100 ml। तो हम यहाँ कितना
ml सॉल्वेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये W है और ये क्या है, V है। तो यहाँ 100 ml लिया है तो हमें 100 ml लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है और वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता। यदि आपने देखा हो, शिकंजी बनाई हो, तो जितना पानी लेते हो उसके अंदर, मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर हमने 4 5 6 ग्राम चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो वाटर तो 1 लीटर रहता है, लिक्विड के वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही 1 गिलास पानी है, उसमें 10 ml है, दूसरा गिलास पानी मान लो आप लोग 100 ml लेके चलते हो, दोनों को मिक्स करोगे तो 110 ml हो जाएगा। यदि वॉल्यूम वॉल्यूम को मिक्स करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। यदि हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस केस में, तीनों केस में हमें पॉइंट ध्यान रखना होगा। यदि सॉल्यूशन ग्राम में आ रहा है फिर दोनों डिवाइडेड हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में। यदि ml में आ रहा है, ऊपर वाली भी सेम क्वांटिटी में है, तो ये इन दोनों का सम होना चाहिए। लेकिन यदि ml में, ये ml में, ये सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो सॉलिड अमाउंट का वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मास इंक्रीज होता है। तो जो 3 टर्म्स हम पढ़ेंगे यहाँ, उन तीनों टर्म्स का ये अर्थ है। जैसे हमने पहले टर्म्स पढ़ी W/W, इसका मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सोल्यूट का मास 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, उसको कहेंगे मास परसेंट। तो मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का सम होता है, तो इसको इस तरह में लिखा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लास्ट में चलेंगे कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं, इसका इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे हम इस पार्ट में देखें, सेकंड, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है। ये हमारे पास एग्जाम्पल एनसीईआरटी से उठाया हुआ एग्जाम्पल। कहा गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज हमने डिजोल्व की 90 ग्राम ऑफ वाटर में। और ये कहता है 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। ये शब्द जो है, ये बाई मास का मतलब यही होता है, W/W। इसका मतलब है ये 10 ग्राम, ये 90 ग्राम, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 100 ग्राम। तो कंसंट्रेशन को हम जनरली इस तरह से इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो कमर्शियल एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है जो कि डीकलराइजेशन के काम आता है। उसके अंदर इतना मास परसेंट होता है, किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। यदि पूछ लिया जाए कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन क्या है, तो इतना मास परसेंटेज है किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर के अंदर। तो ये ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर काम आता है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को ले सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, V/V। इसके अंदर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास, यदि बात करें 35% V/V ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह काम करता है, मतलब ये जमने नहीं देता है। तो इनको हम कार में यूज़ करते हैं और कूलिंग पर्पज़ के लिए इंजन्स में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 35% V/V का मतलब होता है कि इसके अंदर हम 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, और नीचे जो सॉल्यूशन होता है वो 100 ml होता है। तो इसके अंदर हम कितना मिक्स करें कि 100 आ जाए। तो यदि हम 565 ml और ले लें, ये क्या ले लें, वाटर, और ये क्या ले लेते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल 35% V/V कहाँ यूज करते हैं। तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, और इंजन में डालने पर जब तक टेम्परेचर कहाँ तक ले सकते हैं, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर लिया जा सकता है। यदि हम आगे थर्ड एग्जाम्पल देखें, W/V, तो वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास एक टर्म आती है, पार्ट्स पर मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पार्ट्स पर मिलियन, इस टर्म्स में हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं ppm। और ये जनरली कहाँ यूज होता है, बहुत ही कम सॉल्यूशंस बताने के लिए, जैसे कि हमें हार्डनेस बतानी है, इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट कितने, इस पॉइंट को अगर हमें बताना है, तो हम ppm शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यदि ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶ में कोई कितना मौजूद है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। अब हमारे पास एक ये पार्ट आता है, यदि हम ppm निकालें बाई मास,
तो बाय मास कैसे निकालोगे? वही कंसेप्ट है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यदि हमें कहा जाए बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यदि हमें कहा जाए W/V, तो मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इस तरह से हम ppm की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रखे हैं और जिससे इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए लास्ट में हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो है मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखो। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो ये मान लीजिए हमारे पास मोल है और इसके मैं टुकड़े कर दूं, 2 टुकड़े कर दूं, तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये हो जाएगा। तो इसको हमने x1 नाम दिया और इस टुकड़े को हमने नाम दिया x2। तो क्या इस मोल के 2 टुकड़े करने पर क्या इसको मैं मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ? मैंने मोल के 2 फ्रैक्शन कर दी। यदि हम सॉल्यूशन के टर्म्स में बात करें, तो पूरा जो सॉल्यूशन होता है उस पूरे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो हमारे पास सोल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, सोलवेंट होता है। क्लियर? तो यदि हमसे मोल फ्रैक्शन कहा जाए कि भी बताइए मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या होगा, सोलवेंट का क्या होगा, तो जो x2 होता है, या फिर कुछ बुक्स में इसको लिखा जाता है xb, दैट इज मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन किसका होता है? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यदि लिखा जाए x1 और xa, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम x2 की टर्म्स में देखें, तो मोल फ्रैक्शन x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2। x1 कैसे फाइंड आउट करोगे, जो लेते हो वही टर्म ऊपर आनी चाहिए, N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये N1 N2 क्या है? ऐसे ही वन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। वन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सोलवेंट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और N2 क्या होता है, ये सोल्यूट होता है, तो यहाँ क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन यदि हमें कोई सॉल्वेंट का पूछे, ठीक, तो x1 सोल्यूट का पूछे तो x2, तो ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो देखो ऊपर दे भी रखा है पॉइंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जो तुम कंपोनेंट लेके चलते हो वो कंपोनेंट, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो जो नीचे जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है N1 N2, इन दोनों का सम, और जो कंपोनेंट लेके चल रहे हो उसका, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि हमें सोल्यूट का निकालना है तो एक्स भी लिखेंगे, मैंने बताया था। और यदि हमें सोलवेंट का निकालना है तो एक्स ए लिखेंगे। और एक्स बी होगा तो इसको एन लिख सकते हो या डायरेक्ट इसको एन बी भी लिख सकते हो। सोल्यूट के लिए एन बी लिखा जाएगा, एन बी अपॉन एन बी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एन ए। ऐसे सोलवेंट निकालना चाहो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए, कंफ्यूजन ना हो तो एन ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बी। यदि हमारे पास एक्स ए की वैल्यू हमारे पास ये है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास ये है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इसलिए इस कंडीशन में एक्स ए प्लस एक्स बी को क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का पार्ट है। अगले पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास रिलेशनशिप आती है मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने 2 रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। मोलरिटी के अंदर रिलेशन पढ़ी और नॉर्मलिटी में। अब मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको हमें ध्यान रखेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या हम एक्स बी अपॉन एक्स ए यदि हम लेके चलते हैं,
एक्स बी अपॉन एक्स ए यदि हम लेके चलें, मतलब हमारे पास जो मोल दे रखे हैं, एक्स ए क्या है हमारे पास, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यदि इन दोनों का रेशियो ले लें हम, एक्स बी अपॉन एक्स ए, एक्स बी क्या होता है, एक्स बी की वैल्यू होगी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इन दोनों वैल्यू को रख लें हम, घुमा दें हम, हमारे पास क्या आएगा, एन बी अपॉन एन ए। ये रिजल्ट हमारे पास आता है। क्या हम एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये जो हमारे पास है एक्स बी अपॉन एक्स ए, क्या इसको हम एन बी अपॉन एन ए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो कहता है कि जो एन ए है, एन ए जो है हमारे पास, उसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो एन ए हमारे पास आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो एन ए है नीचे की तरफ, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है जी। गिवन मास को यदि हम डब्लू से डिनोट कर दें, मतलब ए है तो डब्ल्यू ए से कर दें, मोलिकुलर मास को हम यदि हम एम ए से डिनोट कर दें, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एन बी अपॉन क्या किया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यहाँ तक कोई डाउट? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए नीचे रह जाएगा, और एम ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये रिजल्ट आ गया, बिल्कुल आ गया जी। अब हम इसमें से यदि मोलिलिटी का फॉर्मूला छांटें, तो मोलिलिटी हमारे पास, ये मोलिलिटी का हिस्सा जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये मोलिलिटी का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, मोलिलिटी, एम में अपनी जगह रहा और 1000 अपनी जगह रहा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। यदि एक्स ए है हमारे पास, तो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। यदि हम एक्स ए की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस एक्स बी, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी, मोलिटी इंटू एम ए अपॉन 1000। यदि हम 1 के कंपेरिजन में मान लें कि एक्स बी बहुत कम है, तो एक्स बी को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और इसकी जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारे पास एक्स बी अपॉन 1, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1। तो एक्स बी इक्वल टू मोलिटी इंटू एम ए अपॉन 1000। ये रिलेशन हमारी मोल फ्रैक्शन और मोलिटी के बीच में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर लेना, समझ लेना, याद रख लेना, क्योंकि इसको याद, ये जो टर्म्स मैंने बताई इनको याद रखे बिना और हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे पास कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। की पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनते हैं। टर्म्स हैं मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड फॉर्मेलिटी। इन सभी के अंदर अगर आप देखो तो एक शब्द कहा जाता है डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये शब्द इनके साथ साथ बार बार मिलेगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन सभी के अंदर यही मिलेगा आपको। इसका मतलब ये सारी सारी क्या होती हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। अगली बात, इनमें किसी की भी डेफिनेशन निकालो, कोई भी टर्म्स है, वो टर्म्स जो है उस टर्म्स में वॉल्यूम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी ऐसे। जैसे यदि आपने डेफिनेशन निकाली मोलरिटी, तो मोलरिटी की लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये ml में है तो इसको क्या कर देते हो, 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी के रिस्पेक्ट में इनवर्स है, तो जो टर्म्स, जितनी टर्म्स दे रखी हैं इनके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, इनवर्स होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आखिर इन टर्म्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, कोई भी कंपोनेंट लो, तो टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि
कहीं भी किसी भी सॉलिड को ले लो, लिक्विड को ले लो, यदि तुम गर्म करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जिसकी वजह से एक्सपेंशन बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टर्म्स जितनी वो डिक्रीज होंगी। मतलब जितनी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं इस तरफ जो दे रखी है, ये सारी टेम्परेचर के क्या होंगी, इनवर्स होंगी, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसलिए यदि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो टर्म्स जितनी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मलिटी, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ये रिलेशंस ध्यान रखना आप। मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, पीपीएम, ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं, इनको वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती। आप देखेंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसी डेफिनेशंस मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती। यदि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। इसलिए हमसे पूछा जाए यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या कुछ भी करते हैं तो बताइए इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम बताएंगे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पॉइंट अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लें। चलिए अगले एस्पेक्ट में हम आते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को अगर हम देखें जो कि हमें बार बार न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल करने को मिलेंगे, तो इन पॉइंट्स को हम जरूर ध्यान से देखेंगे। जैसे हमें कहा जाए 1 डेसी, तो 1 डेसी का मतलब होता है 1/10। हमें कहा जाए 1 मिली, तो 1 मिली का मतलब होता है 1/1000 या 10⁻³ हमें कहा जाए 1 सेमी, 1 सेमी का मतलब आधा होता है, तो 1/2 होता है। या हमें बोल दिया जाए जैसे सेमी मोलल बोल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि जो मोलल का मतलब मोलिलिटी, 1/2 सेमी मोलल। या हमें बोल दिया जाए मोलर, सेमी मोलर, तो इसका मतलब है मोलरिटी, उसको m/2 लिखेंगे। सेमी मोलर 1/2। यदि इसको बोला जाता है सेमी मोलल, इसका होता है स्मॉल m/2। इस तरह से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। इसी तरह से यदि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 ml जो होता है हमारे पास, उसको 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc लिखा है तो उसका मतलब ही 1 ml होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो तो उसका मतलब ही 1 लीटर होता है। और 1 सेंटी जो होता है 1/100 के बराबर होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में बार बार काम आते हैं, तो इसलिए हमें इसको लर्न रखना होगा, ध्यान रखना होगा, और ये हमें जरूरत पड़ेगी। कई बार हमें डेसीमोलर शब्द भी आ जाता है हमारे पास, तो डेसीमोलर का मतलब भी 1/10 होता है या m/10 होता है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। तो अब हमने जो पढ़ा अभी तक, उसमें हमने थ्योरी को जानने की कोशिश की है कि कंसंट्रेशन टर्म्स की थ्योरी क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके आगे हम जो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो प्रॉब्लम है उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।